तो 23 अगस्त जिसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं। गर्व का दिन है। बुधवार को शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड करने वाला है और इसे लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। चंद्रयान किस तरह से लैंड करेगा, इसके पीछे की क्या विज्ञान क्या है, इन सब पर हमारे संवाददाता नितिन दीवान ने खास बातचीत की है। चंद्रयान-3 को लेकर कई लोगों के दिमाग में कई सवाल हैं, कई लोगों के जहन में है। और चंद्रयान-2 जिस तरीके से असफल रहा था, इस बार कहीं वैसी सिचुएशन ना हो। क्या पड़ाव होते हैं ये समझेंगे। स्पेस स्ट्रेटेजिस्ट मेरे साथ हैं पीके घोष। पूरे मसले बात करें सर। 3 चंद्रयान-3 और चंद्रयान-2 इन दोनों में पहली बात तो कितना डिफरेंस है, और इस बार कितने हम बिलीव में हैं कि इस बार 100% हम लोग एक्यूरेसी रहेगी। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये मैं नहीं मानता कि चंद्रयान-2 एकदम असफल रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ठीक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी तक घूम रहा है और हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके जो 8 पेलोड्स हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो पूरा असफल रहा। हाँ, लैंडिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आई और इसीलिए हमने चंद्रयान-3 को भेजा है। चंद्रयान-3 और 2 में बहुत अंतर है। सबसे पहले तो सोच की अंतर। उस टाइम पे सोच ये था कि देखिए, ये लैंड करेगा और फिर हम उसके जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है पेलोड्स का वो करेंगे। इस बार सोच ये है कि हमने टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है और सोचा है कि अगर कोई भी खामी आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसे कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। इसलिए इस बार चंद्रयान-3 के ऊपर काफ़ी रिडंडेंसी फैक्टर है। रिडंडेंसी फैक्टर का मतलब ये है कि अगर कुछ कहीं खराब होता है या ठीक नहीं होता, फिर प्लान बी है। अगर प्लान बी में भी कुछ खराब होता है तो प्लान सी है। यानी कि एक के बाद एक हमारी तैयारियां हैं। जैसे मैंने तो ये भी सुना है कि अगर एक टांग टूट जाए लैंडर का, उसके बावजूद लैंडर लैंड कर सकता है। तो ये एक तो सोच की बात है, और दूसरी बात जो हार्डवेयर की बात है, उसमें काफ़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। और मेरा पूरा यकीन है कि इस बार चंद्रयान-3 एकदम सफल रहेगा। हाँ, पर 2 दिन पहले जो रशियन लूना है वो क्रैश हो गया, उसके क्या कारण देखते हैं आप, और साइट क्या वही थी अलग थी। देखिए, हाँ, मैं मानता हूँ एक बहुत ही दुखद घटना है कि लूना 25 ठीक तरह नहीं लैंड कर पाई। और कहते हैं, देखिए, रूस लोग पूरा डिटेल्स में नहीं बोलते, और वैसे भी अभी तो पूरा एनालिसिस होगा, उसके बाद ही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम क्या था। लेकिन जहाँ मोटी मोटी जो बातें हैं, इस बार तो उन्होंने ये भी बता दिया कि एक फेलियर हुआ है। पहले जब सोवियत यूनियन था वो ये भी नहीं बताते कि फेलियर कैसा हुआ है या नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ऑर्बिटल चेंज में क्या होता है, ये जो स्पेस क्राफ्ट है, हमें नहीं पता यही प्रॉब्लम है कि नहीं लूना में, क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जैसा हमारा चंद्रयान भी, ये हॉरिजॉन्टली जाता है, काफ़ी तेज़ घूमता है, लेकिन जब लैंडिंग होगा तब ये वर्टिकली लैंडिंग होगा, यानी कि ओरिएंटेशन में चेंज होगा। तो ये एक बहुत बड़ी मनूवर है और ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ तक लूना का सवाल है, कहते हैं कि ये इसका ऑर्बिटल चेंज में कुछ प्रॉब्लम आया, इसलिए वो गिर के वो नष्ट हो गया है। रूस हमारे मित्रों में है, उन्होंने हमें सहायता किया है, स्पेस प्रोग्राम में सहायता किया है, क्रायो इंजन दिया था और टेक्नोलॉजी नहीं दिया था, लेकिन ये मैं मानता हूँ दबाव के कारण। लेकिन वो हमारे सहायता कर, राकेश शर्मा वो रूस में जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग किया था उन्होंने। तो ये अभी देखते हैं
कि वो और लूना छोड़ते हैं कि नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम साउथ पोल में लैंड करेंगे। अभी तक किसी ने भी साउथ पोल में लैंडिंग नहीं किया है, क्योंकि साउथ पोल में लैंड करना काफ़ी मुश्किल है। पहले भी जो भी स्पेस क्राफ्ट थे, अपोलो बोलिए और ये लूना बोलिए, ये सब इक्वेटर के इर्द गिर्द जाते थे। अभी सबसे पहले हम साउथ पोल में लैंड करेंगे। इसमें कई खोज करेंगे कि पानी है कि नहीं, बर्फ है कि नहीं। वो अभी तक किसी ने भी नहीं कहा। हमारा चंद्रयान 1 जाके इतने सालों बाद कहा कि देखिए वहाँ पर पानी हो सकता है। तो ये सब कई बातें हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एक टाइम में होड़ लगी थी चंद्रमा पे जाने की, अपोलो 1, 2, 3 गए, फिर वो रुक गया 40-50 साल, मैन भी नहीं जा पाया। क्या कोई कारण थे या बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था ये कारण? हाँ, ये इसमें एक्चुअली कई कारण थे और अभी जिसे कहते हैं कई डायनामिक्स हैं जिसके कारण अभी एक ये पूरा इंटरेस्ट जो लगाव है ये चांद में किसी को भेजने का अचानक ये अभी वो हो गया है। सब देश चांद में किसी मैंड ना हो तो स्पेसक्राफ्ट तो भेज ही रहे हैं। इजराइल भेजने की कोशिश किया, वो सफल नहीं हुआ, बेयरशीट। फिर जापानीज ने कोशिश किया, वो भी सफल नहीं हुआ। अगली बार चंद्रयान 4 के माध्यम से शायद हम जापानी लोगों के साथ हम कोलैबोरेट करें। तो क्या बात है कि इस बार फिर एक नया जोश आया है ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में। पहली बात यह है कि अब लोग सोच रहे हैं कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल करेंगे। अगर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल करेंगे तो एक लॉन्चिंग पैड चाहिए। हमने मंगलयान भेजा है और फिर सूर्ययान भेजेंगे। तो अभी इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल का एक माहौल है, स्पेस टूरिज्म का एक माहौल है। और ऐसे कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इलॉन मस्क के और ये सब स्पेस एक्स, ये सब स्पेस टूरिज्म करने का कोशिश करते हैं। तो ये सब बात, और फिर लोग जानते हैं कि चंद्रमा में बहुत मिनरल्स हैं। चंद्रमा को कोई ओन नहीं कर सकता। ये नहीं कि आप वहां पर जाके प्लॉट खरीद लें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहां के माइनिंग तो कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं अभी ये एक साथ आई हैं और फिर एक नया जोश आया है और ये हमें सहायता कर रहा है। हम मनुष्य को भेजेंगे कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, अभी तो उसका कोई प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, गगनयान है, गगनयान तो पृथ्वी के आसपास ही घूमेगा। तो चंद्रमा में अभी एक नया जोश है कि हम लोग भेज रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। और बात करने के लिए तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से कितना उपयोगी है और क्या मैन्योवर रह सकते हैं और क्या गुंजाइश है और कितने हम लोग इस बार पक्के तरीके से चल रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।